हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। हमने पिछले चंद चैप्टर्स से क्लाइमेट चेंज के बारे में और उससे इम्पैक्ट के बारे में देखा। हमने ओशन एसिडिफिकेशन, ओजोन डिप्लीशन और इंडिया पर क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट क्या है इसके बारे में भी बात किया। लेकिन स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। देखिए, मिटिगेशन का माना द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द सिवियरिटी, सीरियसनेस और पेनफुलनेस ऑफ समथिंग। मैंने ऑलरेडी कहा कि क्लाइमेट चेंज इनएविटेबल है। जब नेचर है तो ग्लेशियलाइजेशन टू डीग्लेशियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फॉर्म तो होगा, वो लिटरली वी आर टू एक्सपीरियंस दैट। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स प्ले करते हैं तो हम उसे किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज तो अनिवार्य है, लेकिन उसे किस तरीके से हम उसके सीरियसनेस को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके पेनफुलनेस को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, उसी को मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज को जो है वर्ल्ड वाइड काउंटर करने के लिए किस तरीके के मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मिटिगेशन स्ट्रैटेजी जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। हमने ऑलरेडी कार्बन के बारे में बहुत पढ़ाई की हुई है। कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन की साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, और जब इंसान इनहेल करता है तो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड इतना हार्मफुल नहीं है, ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन जब इसकी तादाद, इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो एक ग्लोबल वार्मिंग में हाथ बढ़ाता है, क्योंकि ये भी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ग्रीन हाउस गैस होता है। तो सीक्वेस्ट्रेशन का माना उन्हें सेपरेट करना, उन्हें कहीं से सीज करना और किसी दूसरी जगह पर रखना। तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का माना यह है कि हम कार्बन को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं ताकि वो एटमॉस्फेयर में खुले तौर पर ना हो, क्योंकि एटमॉस्फेयर में रहेगा तभी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो सन के रेस है, टेम्परेचर है, उन्हें कैप्चर करेगा और एटमॉस्फेयर में ही लॉन्ग टर्म तक जो है वहां पर रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन से जो है हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। Carbon sequestration is a long-term storage of carbon in plants, सॉइल्स, जियोलॉजिक फॉर्मेशंस एंड द ओशंस। ये नेचुरल भी है, मैन मेड भी कर सकते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन दरअसल एक नेचुरल प्रोसेस ही है। हमने ऑलरेडी देखा कि प्लांट्स जो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ओशंस वगैरह भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं। हमने पिछले ही ओशन एसिडिफिकेशन में ही देखा कि लिटरली डबल अमाउंट जो है कार्बन वो ओशन जो है उन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है अपने अंदर। तो इस तरीके से प्लांट, सॉइल से जियोलॉजिक फॉर्मेशन यानी कि माइंस वगैरह जो इंपॉर्टेंट होते हैं, अंडरग्राउंड सॉइल्स वगैरह, उसमें भी कार्बन जो है वो स्टोर किया जाता है। बेस्ट एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स जो ज़्यादातर हम देखते हैं जो अंडरग्राउंड दबे हुए हैं, कोल्स वगैरह, वो भी कहीं ना कहीं इसी कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का ही एक रिजल्ट है। Carbon sequestration occurs both naturally and as a result of anthropogenic activities and typically refers to the storage of carbon. Naturally इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेचर जो है अपने आप को रिप्लेनिश करते रहेगा। लेकिन अब चाहिए कि हम ग्लोबल वार्मिंग से लड़ें, क्लाइमेट चेंज से लड़ें, तो चाहिए कि हम इंसान जो है इस कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन को जो है आर्टिफिशियल तरीके से भी स्टोर करें। टाइप्स, देर आर अगेन 3 टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो कि प्लांट्स वगैरह से होता है ज्यादातर। दूसरा जियोलॉजिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। जो geologic carbon sequestration is a process of storing carbon dioxide in underground geologic formations. The carbon dioxide is usually pressurized until it becomes a liquid and then is injected into porous rocks formation into geologic basins. तो अंडरग्राउंड में जो है कार्बन को कलेक्ट करके वहां पर भी स्टोर किया जा सकता है, इसे जियोलॉजिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और तीसरा जो है वो ओशनिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। प्लैंक्टन्स वगैरह से इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर भी जो है ओशन में भी जो है हमें इसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को देखने का फिनोमेना मिलता है। मेथड्स, दैट इज नेचुरल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जैसे कि हमने देखा कि अभी प्लांट्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्टिफिशियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाएगा, आपने कार्बन सिंक्स की बात सुनी होगी, हम आगे के स्लाइड में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बन सिंक्स का भी इस्तेमाल करके जो है हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं और उसे स्टोर कर सकते हैं। और कई बार फैक्ट्री आउटलेट्स में भी कई ऐसे इंपॉर्टेंट डिवाइस वगैरह हम लगा सकते हैं कि जब स्मोक वगैरह वहां से जाए तो कार्बन को वो कैप्चर करे और उस थिक कार्बन को जो है उस आउटलेट से निकालकर हम कहीं अंडरग्राउंड वगैरह में स्टोर कर सकते हैं। कई आर्टिफिशियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के भी प्रोसेस हमें देखने को मिलेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो है वो है कार्बन सिंक्स का। द कार्बन सिंक इज एनी रिजर्वायर, नेचुरल और अदरवाइज, दैट accumulates and stores some carbon containing chemical compound for an indefinite period and thereby lowers the concentration of carbon dioxide from the atmosphere. Man made भी वो रिजर्वायर हो सकता है, यानी कि वांटेडली भी एक रिजर्वायर बनाया गया है जहां पर इस तरीके से कलेक्ट किया गया पूरा कार्बन जो है ले जाकर हम वहां पर स्टोर करेंगे। या पर नेचुरली भी हो सकता है, कई एम्प्टी स्पेसेस वगैरह में, शैलो माइन शाफ्ट्स जो होते हैं वहां पर भी ऑटोमेटिकली नेचर जो है ये कार्बन
कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम वहाँ पर करता है। और अफॉरेस्ट्रेशन, जैसे कि अभी हमने नेचुरल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहा, तो जब हम अफॉरेस्ट्रेशन करेंगे तो कार्बन सिंक की तरह भी काम करते हैं पूरे फॉरेस्ट, क्योंकि वो पूरे जो है कार्बन को लेते हैं, प्यूरिफाई करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं। तो ये भी बहुत ही क्रूशियल है। तो कार्बन सिंक्स भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हो सकते हैं। ग्लोबली द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक्स आर वेजिटेशन एंड द ओशन, यानी कि फॉरेस्ट जो कि हम जाहिर के तौर पर देखते हैं, ओशंस आल्सो एक्ट एज वन ऑफ द बेस्ट कार्बन सिंक्स। कार्बन मार्केट, अगेन ये कार्बन मार्केट होता क्या है? देखिए, कार्बन मार्केट्स आर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स दैट अलाउ इन पर्टिकुलर ऑयल एंड गैस इंटेंसिव कंपनीज और हेवी इंडस्ट्रीज टू रिड्यूस देयर इकोनॉमिक फुटप्रिंट थ्रू अ सीरीज ऑफ इंसेंटिव्स। इकोनॉमिक फुटप्रिंट यानी कि एक डेवलपमेंट लाने के लिए, एक प्रॉफिट लाने के लिए हमने कितने जो है एनवायरनमेंट को इफेक्ट किया हुआ है, उसे इकोनॉमिक फुटप्रिंट कहेंगे। यानी कि हमारी छाप कहाँ तक एनवायरनमेंट पड़ी हुई है ताकि हम किसी चीज़ से बेनिफिट करें, तो उसे इकोनॉमिक फुटप्रिंट कहेंगे। जाहिर सी बात है कि जब हम इंडस्ट्रीज वगैरह की बात करते हैं, खासकर ऑयल और गैस इंसेंटिव्स कंपनी, इंटेंसिव कंपनीज की बात करते हैं, हेवी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो कार्बन बहुत अच्छी तादाद में वहाँ पर रिलीज होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम रेगुलेटरी बात करते हैं, जब हम कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो इन पर रेगुलेशन रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एडवर्सली अफेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन दे आर वेरी मच थ्रेटनिंग आवर ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ एंड प्लांट लाइफ। तो जाहिर सी बात है कि कार्बन मार्केट जो है they actually aim to reduce greenhouse gases or emission cost effectively by setting limits on emissions and enabling the trading of emission units which are instruments representing emission reduction। तो आप खरीद सकते हैं, ये जितने भी बड़े इंपॉर्टेंट कंपनीज, इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, वो ट्रेडिंग के एमिशन यूनिट्स जो है वो खरीद सकते हैं और उतना ही अमाउंट का जो है वो कार्बन एमिशन कर सकते हैं। उन्हें इंसेंटिव्स वगैरह भी दिया जाते हैं अगर वो इस तरीके के एमिशंस को जो है खत्म करते हैं। तो ये कार्बन मार्केट का एक आइडिया है जो बहुत ही यूनिक माना जाता है। The idea behind this system is that most polluting countries can purchase the right to pollute more from the countries that have not reached their emission limits। डेवलपिंग कंट्रीज या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के बाद इतने अच्छे इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है, वहां से पोल्यूशन बहुत ही कम आता है। तो जाहिर सी बात है कि ऑलरेडी जो डेवलप्ड हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, उनके पास से बहुत तादाद में, बहुत मात्रा में जो है पोल्यूशन वगैरह आता है। तो कार्बन मार्केट्स का सिस्टम यही है कि आप पोल्यूट कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये हक नॉन डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से खरीदना होगा, क्योंकि वो अगर डेवलप ना होंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें डेवलप होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे तो वो भी डेवलप होंगे, आप भी जो है कहीं ना कहीं उनके शेयर का जो कोई भी हक है पोल्यूशन का, वो आप फुलफिल कर सकेंगे। तो ये कार्बन मार्केट्स हैं। It was actually 1997 Kyoto Protocol turned polluting emissions into a commodity। क्योटो प्रोटोकॉल का ही एक हिस्सा था कार्बन मार्केट जो था, वो इसी का आउटकम था। हम क्योटो प्रोटोकॉल में हमारे आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे जब हम इंटरनेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे। तो कार्बन ऑफसेटिंग और कार्बन क्रेडिट, ये भी कहीं ना कहीं कार्बन मार्केट से ही जुड़ा हुआ है। A carbon credit, often called as carbon offset, is a tradable certificate और permit। यानी कि जिस तरीके से अभी हमने कहा कि इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे जाते हैं, तो वो कार्बन क्रेडिट जो है वो लिया जा सकता है। ये दरअसल एक सर्टिफिकेट है, एक परमिट है जो ऑब्टेन किया जाना चाहिए रेगुलेटरी से कि भाई देखो हमें इतना कार्बन का जो है क्रेडिट मिला हुआ है। 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड। यानी कि कितने सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं, कितना परमिट आपको मिलेगा, उतना ही इक्वलेंट जो है आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट्स कैन बी एक्वायर्ड थ्रू अफॉरेस्ट्रेशन। आप अफॉरेस्ट्रेशन करके भी कार्बन क्रेडिट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। यानी कि आप बता सकते हैं रेगुलेटरीज को, देखो हमने इतना अफॉरेस्ट्रेशन किया है, तो जाहिर सी बात है कि आप हमें इतना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने का परमिशन दें। रिन्यूएबल एनर्जी जो है हमने इतना पुश किया हुआ है, तो आप हमें इतने टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने की इजाजत दें। कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेस्ट्रेशन में भी हमने आर्टिफिशियली इतनी मदद की हुई है। मीथेन कैप्चर में, मीथेन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस, याद रखिएगा। तो मीथेन कैप्चरिंग में भी जो है हमने काम किया हुआ है। बाइंग फ्रॉम एन एक्सचेंज, कार्बन क्रेडिट के ट्रेडिंग्स भी चलते हैं। कई कंट्रीज जो है, जो ज्यादातर अनडेवलप्ड और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जहां पर इंडस्ट्रीज इतने अच्छे नहीं है, तो वहां पर भी कार्बन क्रेडिट्स के ट्रेडिंग चलते हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज वहां पर भी जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट्स को। कार्बन टैक्स भी लगवाया जा सकता है कार्बन के एमिशन पर। A carbon tax is a tax levied on the carbon content of goods and services predominantly in the transport and energy sector। तो ज़्यादातर दो सेक्टर्स पर ही ये मेजरली डिपेंड होता है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी सेक्टर, क्योंकि ये दोनों सेक्टर से ही हद से ज़्यादा कार्बन जो है वो एनवायरमेंट में रिलीज होता है। कार्बन टैक्सेस इंटेंड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाय इंक्रीजिंग प्राइसेस, देयरबाय डिक्रीजिंग डिमांड फॉर सच गुड्स एंड सर्विसेज। कई बार आपने देखा होगा कि रोड टैक्सेस वगैरह, टोल टैक्सेस वगैरह ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन पर ज़्यादातर जो है वो सेस वगैरह ज़्यादा लगवाए जाते हैं, ताकि पेट्रोल वगैरह पर जो है सेस ज़्यादा लगवाए जाते हैं, ताकि इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन को, एनर्जी सेक्टर्स को हम कंट्रोल में रख सकें। इनडायरेक्टली पोल्यूशन कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंटेंट भी कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। डेविड गॉर्डन विल्सन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु प्रपोज्ड अ कार्बन टैक्स इन 1973। तो कार्बन का कंटेंट के बेसिस पर आप एडिशनल टैक्स लगवाएं, ये सबसे पहला जो है आदमी जिन्होंने प्रपोज किया हुआ था वो मिस्टर डेविड विल्सन थे। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज के बारे में, जिसके तहत हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, कार्बन के कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट को इन एनवायरमेंट, विच लिटरली विल पे वे फॉर द कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।